ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने रिमन एंड स्टील्स इंटीग्रल शुरू किया था। तो इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमने ये +2 में भी लिमिट ऑफ सम पढ़ रखा है। जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें भी आपको याद होगा कि जब हम लिमिट एज ए सम, उसमें इंटीग्रल a to b f of x is equal to dx is equal to b minus a over n f of a plus f of a plus h एंड सो करके कुछ ऐसा करते थे। हैव यू आइडिया अबाउट इट ना? तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही है, तो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज ए समेशन। ओके, तो दे आर अदर डिफरेंट थिंग्स हियर इज दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स। जैसे इन डेरिवेटिव में हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइक दैट। तो ये कल हमने किया था। तो आज एक पहले, सबसे पहले हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो रिजल्ट इज इफ f is a Riemann integral over closed interval ab and f, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f belongs to R over closed interval ab and f is bounded in a closed interval ab, that is f of x lies between small n and capital M for all x lies between a and b. Then show that the uh, m into b minus v is less than equal to LPF less than equal to UPF या अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन अपर इंटीग्रल ऑफ f ओवर पार्टीशन P इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M V माइनस ए। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले पार्टीशन लेते हैं। सो दिस इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB and this is all thing, and delta xi is equal to xi minus 1. So we just take mi is infimum of f of x when x belongs to xi minus 1 to xi, और कैपिटल M is supremum of, आई थिंक यू गॉट द आइडिया ना, कि सुप्रीमम इन्फीमम होता क्या है। फिर भी मैं अगर आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये इंटरवल है xi minus 1 to xi, तो what we do, we take the values of this from this and we putting in x, f of x। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे f of x i minus 1 पुट करेंगे तो we get some वैल्यू। फिर नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी इसके आगे वैल्यूज होगी, प्लस होगा या समथिंग। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो व्हाट वी गेट ए सेट, सेट ऑफ वैल्यूज। अब जब हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज आ गई लाइक दिस ए बी सी डी समथिंग, वी गेट सम वैल्यूज, इट माइट बी इनफाइनाइट। तो लेकिन हम यहाँ पे पार्टीशन तो फाइनाइट ही करेंगे, तो डेफिनेटली या तो 10 एलिमेंट हो गए, या 5 होंगे, 20 होंगे। तो उन 20 एलिमेंट्स में या 4 एलिमेंट्स में हमें सबसे बड़े उसका अपर बाउंड मिल जाएगा और लोअर बाउंड मिल जाएगा। अपर बाउंड आपको पता ही है, एक सेट के बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन अपर बाउंड का जो सबसे लोअर अपर बाउंड होगा दैट इज सुप्रीमम, एंड जितने भी लोअर बाउंड होंगे उन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो इन्फीमम। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि व्हाट इज इन्फीमम ऑफ f of x in the interval this. Same, yes, Priya is okay.
Yes, sir. गॉट इट ना? एंड देन सुप्रीमम सेम लॉजिक कि आप इस सेट में अपर बाउंड्स होंगे और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा लीस्ट अपर बाउंड दैट इज नोन एज सुप्रीमम. Okay, so capital Mi is supremum and small mi is supreme in this interval x I minus 1 to xi. तो इट मीन्स दैट जैसे जैसे आई वैल्यू चेंज करेगा अपनी, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस इंटरवल में क्या होगा, तो वी यहाँ पे स्मॉल एम आई इन्फीमम होगा और कैपिटल एम आई सुप्रीमम होगा. अगर एक्स आई 1 to x2 होगा, देन M2 and capital M2 will be the infimum and supremum respectively. तो लोअर सम एंड अपर सम कल डिफाइन किया था हमने लास्ट लेक्चर में. तो यूपीएफ इज इक्वल टू समेशन ओवर I 1 to n small mi delta mi. Mean to say that it is nothing but it is m1 delta x1 plus m2 delta x2 into and plus also up to mn delta xn. और सेम यूपीएफ is defined as capital M1 delta x1 plus M2 delta x2 plus so and so capital Mn delta xn. So these are the UPF and LPF. So now what we have given? We have to given that in overall oval, you can say global bounds, पूरा A और B, क्योंकि we are talking about some portion of this, that is xi minus 1 to xi is some part of this closed interval AB. Overall, in this closed interval AB, f of x is lies between small n and capital M. Got it? अब ये वाला चीज समझने वाली है स्टूडेंट. अब जो स्मॉल m है और ये जो कैपिटल एम आई है, इन दोनों में देखना पड़ेगा कौन बड़ा. अब देखो, ये एम भी कहीं ना कहीं लोअर बाउंड होगा इसका, और लोअर बाउंड इसका मतलब ये आपका लीस्ट अपर बाउंड हो भी सकता, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक. तो वो डिपेंड करता है कि इंटरवल आपका, इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू किस तरह से है. तो अगर मैं इसको कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि इफ वी टेक सपोज वी टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और इंटरवल ले लिया हमने 0 to 1 to 2. ठीक. तो डेफिनेटली सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी? 1 पे मिलेगी और सबसे छोटी 2 पे मिलेगी. फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो ऑब्वियस है कैपिटल M1 अब हमारे पास 1 आएगा और स्मॉल M1 जो आएगा वो 1/2 आएगा, दैट इज 0.5. अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. मान लो ये हमने एक पार्टीशन बना ली, ये 3/2 ले लिया बीच में पॉइंट. तो हमारे पास दो इंटर ये बन गया एक हमारा एक्साइम टू एक्साम. अब और यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्मॉल एम आई क्या होगा और कैपिटल एम आई क्या होगा. तो डेफिनेटली इस इंटरवल में सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वैल्यूज आएगी दैट विल बी इस पॉइंट पे आएगी, है ना. पॉइंट 1/3/2 मीन्स 2/3 मीन्स 0.6 और यहाँ पे मैक्सिमम 1 सेम ही है. तो आप यहाँ पे देख लो, ये आपका m है, या इसको स्मॉल एम एम बोल सकते हैं, 1 नहीं लगाते हैं इसके साथ, ये ओवरऑल पूरे इंटरवल में. तो m कितना बना? 0.5 बना. और आपका एम आई कितना बना, या M1 कितना बना आपका? 0.6. तो क्लियरली m इज लेस देन
mi, बिकॉज 0.5 इज लेस देन 0.6। क्यों रोहित, ठीक है ये चीज? यस सर। ओके। और कैपिटल की बात करें, कैपिटल एम आई की बात करें, तो यहाँ पे कैपिटल एम 1 है और यहाँ पे एम आई भी क्या है, 1 है। तो इट मीन दैट इस केस में क्या लिख सकते हैं हम कि एम आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई। इस ओके। क्यों? 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स आइदर 1 इक्वल टू 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो दोनों में से एक ट्रू तो है ही है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि जो एम होगा, जो इसका लोअर बाउंड है, दैट विल बी लेस देन एम आई एंड लेस देन इक्वल टू एम आई। ऑब्वियस ये तो छोटा होगा ही होगा, एंड एम आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। ओके। नाउ हम थ्रू आउट डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा एक्स आई पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने समेशन ले लिया थ्रू आउट, समिंग ओवर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन। तो आई 1 टू एम ये वैल्यूज डाल दी। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एम तो फिक्स है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा डेल्टा x1 माइनस एक्स नॉट। और एक्स नॉट, जो एक्स नॉट है हमारा वही क्या है, डेल्टा एक्स नॉट जो वही हमारा ए के पास है ना, दिस माइनस दिस माइनस दिस ऐसे चलेगा। तो या मैं इसको ए लिख देता हूँ या रहने देते हैं ऐसे ही। फिर प्लस क्या आएगा, एम x2 माइनस x1 प्लस सो लास्ट आएगा हमारे पास एम एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। इन सबसे m कॉमन आ गया तो वी गेट m1 माइनस एम एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो ये यहां से अब देखो, इससे क्या हो रहा है, ये टर्म इससे कट रही है और इससे आगे वाला कटेगा। क्या हो रहा है, पहले का जो टर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को काट रहा है। ठीक। तो ये क्या करेगा, ये अगले वाले के सेकंड को काटेगा। फिर इससे जो पीछे टर्म होगी उसका जो फर्स्ट होगा वो सेकंड वाले को काटेगा। ठीक। ओवरऑल यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एम एक्स एन बचेगा पॉजिटिव, इसने अगले वाले को काटना था एक्स एन, और यहाँ पे माइनस एक्स नॉट। तो एक्स एन क्या है हमारा, एक्स एन हमारा बी है, ये बी और ये ए है, बी माइनस ए। आई थिंक यू गॉट द आइडिया ये कैसे आया चीज। ओके। क्योंकि पहली टर्म हमारी इसको एक्स नॉट माना है और लास्ट वाले को एक्स एन को बी माना है। तो इस तरह से ये इसके बराबर आ गया। अब ये तो डेफिनेशन बन गई, एलपीएफ इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, ये यूपीएफ की डेफिनेशन। और सेम लॉजिक बेस पे हम करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल एम, यस प्रिया इज ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ वी मूव फर्दर। तो यही प्रूव करना था, तो यही अब प्रूव हो गया। तो एक तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट यहाँ पे कि जो एलपीएफ होता है वो यूपीएफ से छोटा होता है ना, ये प्रूव हो गया बेसिकली। और बाउंड्स हमें पता चलेंगे। तो इट मीन दैट ये भी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एफ ए और बी के बीच में बाउंडेड है और तो उसके बाउंड पता है, तो ये एलपीएफ ऑफ यूपीएफ की वैल्यू जो है वो ऑलवेज इन दो के बीच में ही और घूमेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। अगर कहीं बाहर जा रही है तो इसका मतलब कहीं हमने गलती कर ली है। ठीक। मीन टू से दैट कि जैसे हमें ये इस वाले एग्जांपल में देख लें तो अपना B2 था और 1 था, तो और
क्लोज इंटरवल 0,1 में, 0 1 नहीं, 1,2 लिया हमने इंटरवल, 1,2 लिया। तो एफ ऑफ एक्स अपना 1/x लिया था हमने, और स्मॉल एम जो है हमारा यहाँ पे 1/2 या 0.5, और कैपिटल एम हमारा 1 है। ठीक। तो इट मीन्स दैट अगर इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या आया, 1.2 इंटू बी माइनस ए, 2 - 1, और यहाँ पे इट इज़ 1 इंटू 2 - 1, सो इट इज़ 1, ये 0.5 आया, और यहाँ पे कितना बना, 2 - 1, 1। इट मीन्स दैट जो अपना एलपीएफ ऑफ यूपीएफ है, ये कोई भी पार्टीशन हम ले लें यहाँ पे, तो वो ऑलवेज ऑलवेज जो है वो जी इसके और इसके बीच में रहना है, 0.5 और इसके बीच में रहना है। और अब वैसे भी अगर यूपीएफ इंटीग्रेशन होती है, अगर हम इसकी ओवरऑल इंटीग्रेशन करें, तो एफ इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज लॉग एक्स आएगा, और लॉग एक्स की 1 to 2 अपर लिमिट पढ़ेंगे तो लॉग टू माइनस लॉग 1, लॉग 1 0 होता है, तो लॉग टू की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज log 2? सो आई जस्ट चेक्ड, क्या होता है, चेक करो रोहित, चेक करो log 2 की वैल्यू क्या होती है। 0.301। 3 पॉइंट, हाँ, 0.3। 0.3 ना, हाँ यस। तो ठीक है, ये कोई ये ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 0.3 आनी है, तो 0.5 और 1 के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इस तरफ को टिल्ट करेगा। इसका मतलब हमारी जो पार्टीशन है वो हमें और रिफाइन करनी पड़ेगी, वो आगे बात करेंगे, बट ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट वी आर डूइंग। ओके। सो द देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर एलपीएफ एंड यूपीएफ फॉर्म ए बाउंडेड सेट एंड दिस शोज दैट अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, चलो आगे एक डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब रीमन इंटीग्रल्स की बात कर ली, अब हमने स्टिल्स इंटीग्रल की बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही रीमन स्टिल्स इंटीग्रल्स है। तो स्टिल्स इंटीग्रल्स में हमें कुछ अलग तरह से डिफाइनिंग करनी पड़ेगी। तो क्या डिफाइनिंग है इसमें, तो अल्फा भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो since alpha a and alpha b are the finite, it follows that alpha is bounded on close interval ab, the corresponding to each partition p of close interval ab by this। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले हमारा जहां पे हम डेल्टा एक्स आई ले रहे थे, वो जो हमारा आ रहा था डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा x11। नाउ वी डिफाइन डेल्टा अल्फा आई। ओके, delta alpha I, and delta alpha I is nothing but it is a alpha of xi minus alpha of x I -1। और अल्फा का एक फंक्शन है, मीन्स दैट ये अल्फा आई जो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक। सो इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे अल्फा एक्स आई को अगर एक्स पुट करेंगे तो हमारा पुराना वाला रिजल्ट बन जाएगा। इट माइट बी, अब फंक्शन है, आप खुद ही देख लो इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह के होते हैं। इट माइट बी इट माइट बी अल्फा आई ऑफ एक्स हो सकता है हमारा एक्स स्क्र हो,
क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक्स आई ऑफ एक्स हमारे पास एक्स हो सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स आई ऑफ एक्स 1/x नहीं हो सकता, क्योंकि 1/x जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक। तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का आपको आइडिया है ही है। ओके। और वो दूसरा इंटरवल पे डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पे अगर ये जो वन फंक्शन है, इसकी 1/x की फंक्शन की प्लॉट ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक। तो इस पोर्शन में तो ये डिक्रीज करेगा, लेकिन आगे ये इंक्रीज भी करेगा ना। 0 to 1 और 0 और 1 के बीच में ये डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। चलो, तो इसका वो थोड़ा सा वो देखना है अपने कि इंटरवल क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस तरह के फंक्शन में हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है। चलो, उस तरह से साइन को साइन है, वो भी ऑसिलेट करते हैं, तो हम उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि साइन एक्स कौन से इंटरवल में लिया है, क्योंकि वो साइन 0 to 90 इंक्रीज करेगा, फिर 90 to 180 वो डिक्रीज करेगा। तो वी should have a idea of increasing decreasing. Okay, after that what he doing कि it is clear that delta xi is positive. क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स आई पे इसकी जो वैल्यू ज़्यादा होगी और उससे नीचे वाले पॉइंट पे कम होगी। सो दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव फॉर एनी रियल फंक्शन एफ इज बाउंडेड वन क्लोज इंटरवल ए बी। तो वाकई ये देखो वो सेम है यूपीएफ की वैल्यू। वही फर्क यहाँ पे है कि यूपीएफ कॉमा यहाँ पे अल्फा लगा दिया, और रीमन इंटीग्रल में हम यूपीएफ लिखते थे, बस अल्फा नहीं लगाते थे। बाकी जहाँ पे डेल्टा एक्स आई था, ये फर्क है। यूपीएफ हम ये लिखते थे, इंटीग्रल वाई वन एन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। तो ये हम दोनों में डिफरेंस देखो, ये आपका फॉर रीमन इंटीग्रल था, और ये टेलजस इंटीग्रल के लिए हमने ये चीज़ बनाई है। दोनों में फर्क देखो, यहाँ तो अल्फा इंट्रोड्यूस करा हमने, और जहाँ पे डेल्टा एक्स आई लिखते थे वहाँ पे डेल्टा अल्फा आई लिखा। ठीक। तो सेम LP of alpha is equal to summation small mi delta alpha I, where mi and capital Mi as small mi same meaning in the above theorem। क्या था? capital Mi is supremum in the interval xi minus 1 to xi, and small mi is the infimum in the interval xi minus 1 to xi। Okay, now दो सेम लॉजिक, जो अपर इंटीग्रल होगा दैट इज infimum of LPF, UPF, and the lower interval is supremum of LPF। ठीक। तो ये कल हमने डिस्कस करा था डिटेल में कि किस तरह से हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा लेते हैं। तो कल वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करा था अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो these are the upper integral and lower integral, infimum and supremum again being taken over all partitions। अलग अलग पार्टीशन के लिए अलग अलग एलपीएफ यूपीएफ आएंगे, फिर उनमें से देखेंगे। पक्का बात समझ आ गई ना? जब हम पार्टीशन चेंज करेंगे तो एलपीएफ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी जब अल्फ पार्टीशन एक होगी तो उसकी कुछ वैल्यूज आएगी। क्लियर? कुछ वैल्यू आ गई, मान लो समथिंग ए आ गया। फिर यूपी दूसरी पार्टीशन के लिए A2 आ गई वैल्यूज, तीसरी पार्टीशन के लिए ऐसे चलता जाएगा। अब हमारे पास वी गेट ए सेट। जितनी पार्टीशन करोगे, पार्टीशन तो इन्फिनाइट हो जाती हैं, तो ये सेट भी इन्फिनाइट बनेगा। ठीक। अब जब हम इस सेट में से अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल पाएंगे,
डेफिनेटली निकाल पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अनवांटेड हो जाएगी। और जो अपना इसका जो सेट बन गया हमारे पास A1 A2 लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो अपने लोअर बाउंड होंगे और अपर बाउंड होंगे, तो इस सेट का जो सबसे छोटा होगा, है ना, जो लोअर बाउंड होगा, उनमें से सबसे बड़ा लेना है। या यू कैन से सबसे छोटा, अगर A1 है तो फिर A1 आएगा। सुप्रीमम नहीं लेना है, अपर बाउंड नहीं देखने हैं इसमें, लोअर बाउंड देखने हैं, ठीक। तो इनफीमम जो ये सेट बनेगा यूपीएफ वाला, उसमें से व्हाई वी डूइंग दैट, बिकॉज हमने क्लोज जाना है उसके, क्योंकि हमारे पास एलपीएफ, वी नो दैट कि हमारा जो एलपीएफ है अल्फा है, और ये यूपीएफ अल्फा, अब इसकी तो बड़ी ज्यादा वैल्यूज आने वाली हैं। अब इसकी वैल्यूज आएंगी तो डेफिनेटली इसकी जो हम लेंगे तो ऊपर नहीं, दूर नहीं, इस तरफ को नहीं जाना है, हमने इस तरफ को आना है। और इसके केस में इधर को नहीं जाना है, इधर को आना है। क्यों? क्योंकि जब इंटीग्रल एग्जिस्ट करना है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली एलपीएफ अल्फा एंड यूपीएफ अल्फा जो है वो सेम होने चाहिए, तभी इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी कोशिश चाहिए कि जो एलपीएफ का जो सेट आएगा अलग अलग पार्टीशन के लिए, उनमें सबसे छोटी वैल्यू ली जाए। मीन्स दैट लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो वो लिया जाए। और सेम लॉजिक जब एलपीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एलपीएफ का भी एक सेट बनेगा। पी पार्टीशन 1 के लिए B1 आ गया, पार्टीशन 2 के लिए B2 आ गया, एंड सो। तो ये जो B1 B2 B3 ये जो बनने वाले हैं, इनमें से हमें क्या लेना है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। मतलब अपर बाउंड में से सबसे छोटा बाउंड लेना है। उससे क्या होगा, ये इधर की तरफ पुश करेगा अपने आप को, ये और ये इधर की तरफ पुश करेगा, तभी इक्वल होंगे ना आपस में। अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो थोड़ी इक्वल होंगे। दैट्स वाई इनफीमम लेते हैं हम यहाँ पे, और इसमें सुप्रीमम लेते हैं। क्यों रोहित, समझ आई ये चीज? Yes, sir. ओके सो अब ये देखो आगे बोला है कि ये जो इंटीग्रल्स लिखे हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे A to B लिखो, ऊपर आपने माइनस लगा देना, और लोअर के लिए लगा देना। अब बोलता है ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, इफ लेफ्ट मेंबर्स ऑफ 5 and 6 आर इक्वल देन वी डिनोट दिस। अगर ये दोनों तीनों बराबर हो जाएं, ये आपका आ गया लोअर इंटीग्रल्स, और ऊपर माइनस लगाएंगे तो अपर इंटीग्रल हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक नोटिस बात करो, यहाँ पे हम एक्स नहीं लगाते है ना, लगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्स का कोई लॉजिक है नहीं। जैसे हमें छोटी क्लासेस में आदत पड़ी होती है ना कि वी टॉकिंग अबाउट f(x) dx, है ना, वो हम लिख ही नहीं रहे हैं, एक्स लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों बराबर होंगे तब हम बोलेंगे कि इंटीग्रल्स एग्जिस्ट। देखो नीचे से मेंशन कर दिया है कि समटाइम ऐसे भी लिख देते हैं हम। सो दिस इज रिमन स्टिल्जस इंटीग्रल। तो इसको रिमन स्टिल्जस इंटीग्रल बोलते हैं, या सिंपली स्टिल्जस इंटीग्रल भी बोलते हैं, ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। इफ 7 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी, देन 5 and 6 आर इक्वल, देन वी से एफ इज इंटीग्रेबल रिस्पेक्ट टू अल्फा, and in the integral Riemann integral sense f belongs to, देखो यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा होगा f belongs to r, तो हम बोलेंगे ये रीमन इंटीग्रल है। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा होगा r, और यहाँ ब्रैकेट में अल्फा लिखा होगा, तो इट मीन दैट इट इज स्टिल्जस इंटीग्रल। और बाकी ये देखो, ये लिखा है कि अल्फा ऑफ एक्स को अगर एक्स ले लेते हैं, देन इट कन्वर्ट टू the Riemann integral is seen to be the special case of Riemann-Stieltjes integrals। तो एफ अल्फा ऑफ एक्स को एक्सपोर्ट कर देंगे तो जो स्टेलजस इंटीग्रल है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा रीमन इंटीग्रल में। एंड let us mention explicitly however that in the general case alpha need not be even be continuous। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है इसमें
कि इंक्रीजिंग तो होना चाहिए, बट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तब भी चलेगा। अल्फा नीड नॉट इवन बी कॉन्टिन्यूस। ठीक, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, नोट कर सकते हैं इसको। इफ ए फ्यू वर्ड्स शुड बी सेड अबाउट द नोटेशंस, जैसे ये नोटेशन की बात कर रहे हैं, भी एक्स लगाना है कि नहीं लगाना। डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो आपका वेरिएबल होता है वो डमी होता है। यहाँ पे इसका डिस्कशन में दिया हुआ है, वी प्रेफर 7 and 8। ये वाली नोटेशन यूज करो ऊपर वाली, या ये 8 वाली करो। सिंस द लेटर एक्स विच अपियर इन 8 adds nothing to the content of 7, it is immaterial which letter we used in the represent so called variable of integration। फॉर इंस्टांस 8 इट इज सेम, अगर y भी लिख देंगे तब भी सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर में तो आपको कांस्टेंट दिखना है, क्योंकि a और b ने वैल्यू लेनी है। तो इंटीग्रल डिपेंडिंग अपॉन f अल्फा a and b, but not on the variable of integration which may be omitted। The role played by the variable of integration is quite analogous to the index of, जैसे हम ये इंटीग्रल लिखते हैं तो यहाँ पे आई लिख दें या के लिख दें, आंसर तो वही आना है। ठीक, ऑफ कोर्स नो हार्म इज डन इंसर्टिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इन मैनी केसेस इट एक्चुअली कन्वीनियंट टू डू सो। तो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, इट्स ओके। तो वी शुड नाउ इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ 7 विदाउट सेइंग टू एवरी time f is assume a real and when bounded, and f is monotonically increasing on close interval ab, when there can be no misunderstanding we just use इंटग्रल इन प्लेस ऑफ दिस। ओके, तो ये तो डिस्कशन था। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, रिफाइनमेंट। पार्टीशन की रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी डू रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। स्टूडेंट मान लो हमारे पास ये पार्टीशन है, 1 to 2 है। ठीक, इसकी ये पार्टीशन कर ली मैंने, अभी लिया तो ऊपर 2 3, तो मैं इस G1 और 2 की मेरे पास पार्टीशन क्या हुई, एक मैंने 1 से 3/2 कर लिया और 2 कर लिया, तो मेरे पास इसके इंटरवल जो बनेंगे 1 से लेके 3/2 और 3/2 to 2। ये हमारे पास एक पार्टीशन है। अब मैं चाहता हूँ इस पार्टीशन की क्या किया जाए, रिफाइनमेंट की जाए। रिफाइनमेंट इन द सेंस कि मैं क्या करूँगा, इसको और ज़्यादा बड़ा कर दूंगा। बड़ा इन द सेंस कि 1 to 2 था, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। 1 to 2 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 पार्ट किए थे। ठीक, तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो इट मीन्स दैट मेरे को 1/4 ऐड करते चलना है। तो दैट इज 1 + 1/4, 1 + 2/4, 1 + 3/4, और ये 2 बन जाएगा। दैट इज ये कितना बना आपके पास, 4 5, 5/4, और ये बना 4 और 6/4, और ये बन गया 4 और 3 7, 7/4। तो ये जो पार्टीशन बनी हमारे पास, दिस इज नथिंग बट इट इज 1 to 5/4, फिर 5/4 to 6/4, and 6/4 to 7/4, and 7/4 to ये। अब स्टूडेंट ये वाली जो पार्टीशन है, ये वाली 1 to 3/2 और 3/2 to 2, ये पार्टीशन इसके अंदर है ना, दिस होल इज सबसेट ऑफ दिस। क्योंकि इसका जब हम यूनियन लेंगे तो मिलना तो इस 1 to 2 ही है, फाइनल तो यही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो पार्टीशन है ना स्टूडेंट, ये रिफाइंड है इन कंपैरिजन टू दिस।
रिफाइंड इन द सेंस आपने जो इंटरवल्स में ब्रेक करा है वो डिस्टेंस कम कर देना। यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो था वो कितने का लिया था, 2 का लिया था, 1/2 का लिया था। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो था 0.5 था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो था 0.5 था, 0.5 नहीं, 1.5, हाँ यस, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। तो हम मतलब नंबर ऑफ पोर्शंस अगर उसके बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। रिफाइनमेंट से क्या होता है, हमारा जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा बेहतर आती है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ना कि हमारा जो इंटरवल लिया 1 to 2 के 2 ही पोर्शन कर रहे थे हमने, तो एग्जैक्ट वो 0.3 आ रहा था, लेकिन वहां से 0.5, तो 0.2 का फर्क पड़ रहा था। इसका मतलब हमने वो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, और रिफाइन करना चाहिए पार्टीशन को। जितना ज्यादा रिफाइन करते चलेंगे उतना हमारा एग्जैक्ट आंसर आना है। यस, समझ आया आपको? बताइए प्रिया, इस ओके? Yes, sir. So refinement of a partition is nothing but it is a partition P star, and P star is superset of P. That is, every point of P is a point of P star. Give two partition P1 and P2, then P star is common. Refinement if P1 is P1 star, P star is P1 union P2। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कोई